बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध देश में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उस राजा के दो सुंदर बेटियां थीं। बड़ी राजकुमारी का नाम चंद्रकला था और छोटी का नाम सूर्यकला। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं और हमेशा साथ रहती थीं। रानी फिर से गर्भवती थी और इस बार भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार का नाम चंद्रकांत रखा गया। राजकुमार बहुत सुंदर और गुणवान था। जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों भाई बहन बड़े होते गए। चंद्रकला और सूर्यकला अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करती थीं। वे उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करतीं। राजकुमार चंद्रकांत भी अपनी दोनों बहनों का बहुत सम्मान करता था। जादुई सुनहरा कमल। एक दिन रानी ने तीनों बच्चों से कहा, आज मैं तुम तीनों को एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा दिखाने ले चलूंगी जो महल के पीछे है। तीनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। रानी उन्हें एक अद्भुत बगीचे में ले गईं जहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। गुलाब, चमेली, मोगरा, रातरानी और न जाने कितने प्रकार के फूलों की सुगंध से पूरा बगीचा महक रहा था। बगीचे के बीच में एक बहुत सुंदर तालाब था जिसमें स्वच्छ पानी था। तालाब में कई सारे कमल के फूल खिले हुए थे, सफेद, गुलाबी और लाल रंग के। लेकिन तालाब के एकदम बीच में एक अलग ही प्रकार का कमल था जो सुनहरे रंग का था और जिससे एक अजीब सी चमक निकल रही थी। राजकुमार चंद्रकांत को वह सुनहरा कमल बहुत पसंद आया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये सुनहरा कमल इतना अलग क्यों दिखता है? इससे इतनी चमक क्यों निकल रही है? रानी ने घबराकर कहा, बेटा, ये कोई साधारण कमल नहीं है। ये एक जादुई फूल है। इसे कभी भी छूना नहीं चाहिए। अगर कोई लड़का या आदमी इसे छू लेता है तो वह हमेशा के लिए मछली बन जाता है, और जब तक उसकी बहन 15 साल तक पूरी तरह मौन व्रत न रखे वो वापस इंसान नहीं बन सकता। ये बात सुनकर तीनों बच्चे डर गए। बड़ी राजकुमारी चंद्रकला ने कहा, माँ, फिर तो ये फूल बहुत खतरनाक है। इसे यहाँ क्यों रखा गया है? रानी ने समझाया, बेटी, यह फूल हमारे राज्य की रक्षा करता है। इसकी वजह से हमारे राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता और हमेशा खुशहाली रहती है। लेकिन एक श्राप भी है जो मैंने तुम्हें बताया। छोटी राजकुमारी सूर्यकला ने पूछा, माँ, क्या सच में कोई लड़का इसे छूकर मछली बन सकता है? हाँ बेटी, ये बिल्कुल सच है। इसलिए मैं तुम तीनों से वादा चाहती हूँ कि तुम कभी भी इस कमल के पास अकेले नहीं जाओगे। और चंद्रकांत, तुम तो इसे बिल्कुल भी छूना नहीं, रानी ने सख्त आवाज में कहा। तीनों ने अपनी माँ को वादा दिया। उसके बाद वे वापस महल में आ गए। लेकिन राजकुमार चंद्रकांत का मन उस सुनहरे कमल में ही अटका रह गया। वो बार बार उसके बारे में सोचता रहता। वो सोचता कि आखिर उस फूल में ऐसी क्या खासियत है कि वो इतना चमकता है। राजकुमार का मछली बनना। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा और रानी किसी काम से पास के राज्य में गए हुए थे। महल में सिर्फ तीनों बच्चे और सेवक सेविकाएं थे। दोपहर के समय जब सब लोग आराम कर रहे थे, राजकुमार चंद्रकांत से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि चलकर एक बार उस सुनहरे कमल को करीब से देखता हूँ। बस देखूंगा, छूंगा नहीं। वह चुपचाप बगीचे में चला गया। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि सुनहरा कमल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी सुनहरी पंखुड़ियों से निकलने वाली चमक पूरे तालाब में फैल रही थी। राजकुमार मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सुनहरा कमल हिलने लगा जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। राजकुमार की इच्छा हुई कि वह उसे एक बार छू कर देखे। उसने सोचा, सिर्फ एक बार छूने से क्या होगा? हो सकता है माँ ने सिर्फ डराने के लिए कहा हो। यह सोचकर राजकुमार ने धीरे धीरे अपना हाथ कमल की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली कमल की पंखुड़ी से छुई, एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते राजकुमार चंद्रकांत गायब हो गया। उसकी जगह तालाब में एक सुंदर सुनहरी मछली तैर रही थी। चंद्रकला का मौन व्रत। शाम को जब दोनों राजकुमारियां अपने भाई को खोजने लगीं तो वो कहीं नहीं मिला। उन्होंने सारा महल छान मारा, सेवकों से पूछा, लेकिन किसी ने राजकुमार को नहीं देखा था। परेशान होकर चंद्रकला और सूर्यकला बगीचे में गईं कि शायद वो वहां हो। जब वे तालाब के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक नई सुनहरी मछली तैर रही थी जो पहले वहां नहीं थी। अचानक चंद्रकला के मन में शक हुआ। उसने सूर्यकला से कहा, बहन, कहीं ये मछली? सूर्यकला भी समझ गई। दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गई थीं कि उनका भाई सुनहरे कमल को छूकर मछली बन गया है। वो सुनहरी मछली जो तालाब में तैर रही थी वही उनका प्यारा भाई चंद्रकांत था। चंद्रकला रोते हुए बोली, हे भगवान, हमारा भाई मछली बन गया। अब क्या होगा? सूर्यकला भी फूट फूट कर रोने लगी।
वो सुनहरी मछली बार बार पानी की सतह पर आती और फिर अंदर चली जाती, जैसे अपनी बहनों से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। दोनों बहनें समझ गईं कि अब उन्हें 15 साल का मौन व्रत रखना होगा, तभी उनका भाई वापस इंसान बन सकेगा। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों में से कौन मौन व्रत रखे, क्योंकि अगर दोनों चुप रह गईं तो राजा रानी को राजकुमार के गायब होने के बारे में कैसे पता चलेगा। चंद्रकला ने अपने आंसू पोंछकर कहा, सूर्यकला, मैं बड़ी हूं इसलिए मैं मौन व्रत रखूंगी। तुम माँ बाबा को समझाना कि भाई कहाँ गया है। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मछली बन गया है, नहीं तो लोग हमारे राज्य को श्रापित समझेंगे। सूर्यकला ने सहमति में सिर हिलाया। उसी समय से चंद्रकला ने मौन व्रत शुरू कर दिया। वो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। राजा रानी की पीड़ा और चंद्रकला का त्याग। जब राजा रानी शाम को वापस आए और राजकुमार को न देखा तो वे बहुत परेशान हुए। रानी ने सूर्यकला से पूछा, बेटी, तुम्हारा भाई कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। सूर्यकला ने रोते हुए कहा, माँ, भाई कहीं चला गया है। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसने ये नहीं बताया कि राजकुमार मछली बन गया है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि राजकुमार को हर जगह ढूंढा जाए। पूरे राज्य में राजकुमार की तलाश शुरू हो गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला क्योंकि वो तो तालाब में मछली के रूप में तैर रहा था। दिन बीतते गए। राजा रानी बहुत दुखी रहते। चंद्रकला का चुप रहना उनकी परेशानी और बढ़ा देता था। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि राजकुमारी ने अचानक से क्यों बोलना बंद कर दिया है। इधर चंद्रकला रोज तालाब के पास जाती और अपने भाई को देखकर मन ही मन बात करती। वो सुनहरी मछली को दाना डालती और उसके सिर को प्यार से सहलाती। मछली भी अपनी बहन को पहचानती थी और उसके हाथ के पास आ जाती थी। सूर्यकला भी रोज अपनी बड़ी बहन के साथ तालाब के पास जाती। वो चंद्रकला से बात करती रहती और उम्मीद करती कि वो कुछ जवाब दे, लेकिन चंद्रकला सिर्फ इशारों में बात करती। इस तरह महीने बीतते गए और फिर साल। राजकुमार वीरेंद्र से विवाह। राज्य के लोग राजकुमार की गुमशुदगी और राजकुमारी चंद्रकला के मौन रहने को लेकर कई तरह की कहानियां बनाने लगे। राजा बहुत परेशान रहते। उन्होंने कई वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन किसी का इलाज काम नहीं आया। चंद्रकला अपने मौन व्रत में दृढ़ रही। वो जानती थी कि अगर उसने एक भी शब्द कहा तो उसका भाई हमेशा के लिए मछली ही रह जाएगा। समय बीतता रहा। 5 साल फिर 10 साल बीत गए। चंद्रकला अब एक सुंदर युवती बन गई थी, लेकिन वो अभी भी चुप थी। सूर्यकला भी बड़ी हो गई थी और अब वो राज्य के कई कामकाज में अपने पिता की मदद करने लगी थी। एक दिन पास के राज्य के राजा अपने बेटे राजकुमार वीरेंद्र के साथ आए। राजकुमार वीरेंद्र बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और वीर था। जब उसकी नज़र राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ी तो वह उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। राजकुमार वीरेंद्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं राजकुमारी चंद्रकला से विवाह करना चाहता हूँ। दोनों राजाओं ने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया। लेकिन जब राजकुमार वीरेंद्र ने चंद्रकला से बात करने की कोशिश की तो वो कुछ भी नहीं बोली। ये देखकर वीरेंद्र हैरान हो गया। उसने सूर्यकला से पूछा, राजकुमारी, आपकी बड़ी बहन बात क्यों नहीं करती? सूर्यकला ने जवाब दिया, राजकुमार, मेरी बहन को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो नहीं बोल सकती, लेकिन वो बहुत अच्छी है और आपके लायक है। राजकुमार वीरेंद्र ने कहा, मुझे उनकी इस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे प्रेम करता हूँ और उनसे विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह चंद्रकला का विवाह राजकुमार वीरेंद्र से तय हो गया। विवाह के दिन भी चंद्रकला चुप रही। उसने सारी रस्में निभाईं, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। जंगल में चंद्रकला का त्याग। राजकुमार वीरेंद्र ने चंद्रकला को अपने राज्य ले जाने का फैसला किया। जब चंद्रकला को विदा होना था तो वो अपने मन में बहुत दुखी थी। उसने इशारों में सूर्यकला से कहा कि वो तालाब के पास जाना चाहती है। सूर्यकला उसे तालाब के पास ले गई। वहां चंद्रकला ने अपने हाथों से सुनहरी मछली को दाना दिया और अपने आंसुओं से उसे विदा कहा। मछली भी जैसे समझ गई हो कि उसकी बहन जा रही है। चंद्रकला अपने पति के साथ उसके राज्य चली गई। वहां भी वो चुप ही रही। राजकुमार वीरेंद्र बहुत धैर्यवान था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसके मौन रहने से परेशान नहीं होता था। लेकिन कुछ लोग उसके चुप रहने को लेकर अजीब बातें करते थे। एक दिन राज्य की एक बूढ़ी औरत ने राजकुमार वीरेंद्र के पास आकर शक जाहिर किया। धीरे धीरे राजकुमार वीरेंद्र के मन में भी शक होने लगा। उसने अपनी पत्नी से कई बार पूछा कि वो बात क्यों नहीं करती, लेकिन चंद्रकला चुप रही। एक रोज राजकुमार वीरेंद्र ने धमकी दी, अगर तुमने आज भी बात नहीं की तो मैं समझूंगा कि तुम पर कोई भूत प्रेत का साया है और तुम्हें यहां से भगा दूंगा।
चंद्रकला के लिए अपने भाई की जिंदगी अपनी खुशी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए वह फिर भी चुप रही। इधर उसके पिता के राज्य में सूर्यकला अकेली अपने भाई की देखभाल कर रही थी। वो रोज तालाब के पास जाकर मछली के रूप में अपने भाई से बात करती। 14 साल बीत गए थे, अब सिर्फ 1 साल और बचा था। उधर राजकुमार वीरेंद्र का धैर्य खत्म हो गया था। उसने अपनी पत्नी को एक आखिरी मौका दिया और कहा, अगर तुमने कल तक बात नहीं की तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। अगले दिन जब चंद्रकला ने फिर कुछ नहीं कहा तो राजकुमार वीरेंद्र ने अपना वचन निभाया। उसने चंद्रकला को एक घने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में चंद्रकला को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह फल फूल खाकर अपना पेट भरती और पेड़ों के नीचे सोती, लेकिन वो अपने भाई के लिए सब कुछ सहन करने को तैयार थी। 15 साल बाद श्राप का टूटना। अंततः वो समय आ गया जिसका चंद्रकला को 15 सालों से इंतजार था। 15 साल पूरे होने वाले थे। जंगल में चंद्रकला ने दिन गिने थे। उसे पता था कि आज उसके व्रत के 15 साल पूरे हो जाएंगे। उसी दिन सूर्यकला भी तालाब के पास बैठी अपने भाई का इंतजार कर रही थी। ठीक सूर्यास्त के समय जब 15 साल पूरे हुए, तालाब में एक तेज रोशनी निकली। सुनहरी मछली अचानक गायब हो गई और उसकी जगह राजकुमार चंद्रकांत खड़ा था। सूर्यकला खुशी से चिल्ला पड़ी, भाई, तुम वापस आ गए। राजकुमार चंद्रकांत अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सूर्यकला को गले से लगाया। सूर्यकला ने आंसू भरी आंखों से सारी कहानी सुनाई कि कैसे चंद्रकला की शादी हुई और कैसे उसे जंगल में छोड़ दिया गया। राजकुमार चंद्रकांत को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मेरी दीदी ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मुझे उन्हें ढूंढकर वापस लाना होगा। पहले वह राजा रानी से मिला। राजा रानी अपने बेटे को वापस देखकर बहुत खुश हुए। जब राजकुमार ने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो वे चंद्रकला के त्याग को सुनकर बहुत गर्वित हुए और दुखी भी। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि सारे राज्य में चंद्रकला की तलाश की जाए। राजकुमार चंद्रकांत खुद भी अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। चंद्रकला की वापसी और पुनर्विवाह। उधर जंगल में चंद्रकला को अपना व्रत पूरा होने का एहसास हो गया था। 15 साल बाद उसके होठों से पहला शब्द निकला, भगवान का शुक्र है, अब मेरा भाई वापस इंसान बन गया होगा। उसकी आवाज़ थोड़ी कमजोर थी। वह जंगल से निकलकर अपने पिता के राज्य की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे कुछ सिपाही मिले जो राजकुमारी की तलाश में निकले थे। सिपाहियों ने जब उसे पहचाना तो वे बहुत खुश हुए। सिपाहियों ने हैरान होकर राजकुमारी को बोलते सुना। जब चंद्रकला महल पहुंची तो उसका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। राजा, रानी, राजकुमार चंद्रकांत और सूर्यकला सभी उससे मिलकर रो पड़े। राजकुमार चंद्रकांत ने अपनी बहन के पैर छुए और कहा, दीदी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। चंद्रकला ने अपने भाई को गले से लगाकर कहा, भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज था। इधर जब राजकुमार वीरेंद्र को पता चला कि उसकी पत्नी वापस मिल गई है और वो बोल रही है तो वो तुरंत उससे मिलने आया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वीरेंद्र ने चंद्रकला के सामने सिर झुकाकर कहा, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। चंद्रकला ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, आप पर कोई दोष नहीं है। आप नहीं जानते थे कि मैं क्यों चुप हूं। अब सब ठीक हो गया है। वीरेंद्र ने कहा, क्या आप मुझे माफ करके वापस मेरे साथ चलेंगी? चंद्रकला ने शर्त रखी, हाँ, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त है कि मैं साल में कुछ महीने अपने मायके भी आऊंगी ताकि अपने भाई बहन के साथ समय बिता सकूं। वीरेंद्र ने खुशी से हामी भर दी। इस तरह चंद्रकला वापस अपने पति के साथ चली गई। राजकुमार चंद्रकांत ने उस सुनहरे कमल के फूल को तालाब से निकालकर एक विशेष जगह पर रखवा दिया ताकि फिर कभी कोई गलती से उसे न छू सके। यह कहानी भाई बहन के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और धैर्य की महान गाथा है।